हे गाइस, वेलकम बैक टू द सेशन। आज हम बात करने वाले हैं ब्रिक्स ग्रुपिंग एंड इट्स एक्सपेंशन के बारे में। यानी कि जो हमारा ब्रिक्स का ग्रुप है, अभी वो क्या हुआ है, एक्सपेंस कर रहा है, वो जो है वो प्रसार कर रहा है, वो और भी ज़्यादा बड़ा हो रहा है। अगर मैं बात करूँ न्यूज़ की, तो कौन सी वो न्यूज़ है जिससे कि हमें ये पता लगता है कि जो आर्टिकल है वो इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली हमारी न्यूज़ निकल के आती है, रिसेंटली ड्यूरिंग द 15th ब्रिक्स समिट लीडर डिसाइडेड टू एक्सपेंड द ग्रुपिंग एंड इट्स एडमिट न्यू 6 मेंबर्स। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि रिसेंटली अभी जो हमारा 15वां ब्रिक्स का मीटिंग हुआ था, ब्रिक्स की जो समिट्स हुई थी, उस समिट्स के अंदर जो हमारे ब्रिक्स के लीडर हैं, उन्होंने डिसाइड किया कि वो क्या करेंगे, 6 नए मेंबर्स को क्या करेंगे, इस ग्रुप के अंदर ऐड करेंगे, जिससे कि इस ग्रुप का एक्सपेंशन होगा। तो बेसिकली ये थी हमारी न्यूज़। तभी आपको पता होगा कि न्यूज़ कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको हम पूरे आर्टिकल को कवर करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो प्लीज़ पूरा सेशन आप ध्यान से ज़रूर देखिएगा। कोई भी आपके डाउट होते हैं, कोई भी आपका सजेशन होता है, वो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें अबाउट द 15th ब्रिक्स समिट की, इनके जो हमारा 15वें नंबर का ब्रिक्स का समिट हुआ था, अगर हम उसकी बात करते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है। सबसे पहले तो हमें इसकी थीम जो है वो पता होनी चाहिए, क्योंकि इसका थीम जो है वो आपके पेपर 1 के प्रोस्पेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हो सकता है कि इसकी थीम जो है वो पूछ ले जाए। अगर हम इसके थीम की बात करते हैं तो हमारा जो थीम होता है वो ये है कि ब्रिक्स एंड अफ्रीका पार्टनरशिप फॉर द म्यूचुअलिटी एक्सेलरेटेड ग्रोथ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इंक्लूसिव मल्टीरिज्म। यानी कि ये हमारी क्या होती है, थीम होती है। ये जो थीम है वो हमारे 15वें ब्रिक्स समिट की थीम को है वो कही जाएगी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो जोहानिसबर्ग डिक्लेरेशन जो है वो यहाँ पर किया गया था। जोहानिसबर्ग डिक्लेरेशन क्या है, ये हमसे कहती है कि इट एम्फेसाइज इंक्लूसिव मल्टीरिज्म। यानी कि ये जो हमारी है ना ब्रिक्स की 15वीं मीटिंग, ये क्या करती है, ये जोर देती है, ये एम्फेसाइज करती है किस चीज को, मल्टीलैटरिज्म को। मल्टीलैटरिज्म का मतलब क्या होता है कि एक से ज्यादा जो हमारे ग्रुप्स हैं या फिर ग्रुप को और भी ज्यादा एक्सपेंड करना। तो कहीं ना कहीं हम क्या कर रहे हैं, मल्टीलैटरिज्म को लेकर के आ रहे हैं, यानी कि कई सारे चीजों को एक साथ लेकर के आ रहे हैं। पीसफुली डेवलपमेंट को हम कहीं ना कहीं इंफेसाइज कर रहे हैं कि हमारा जो डेवलपमेंट हो वो पीसफुली हो। सस्टेनेबल ग्रोथ की हम बात कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं हम क्या कर रहे हैं, जो ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो पीपल टू पीपल हैं, उनको हम एक्सचेंज करेंगे, और जो भी हमारे ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको हम क्या करेंगे, कहीं ना कहीं एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। ये थी हमारे ब्रिक्स के बारे में छोटी सी जानकारी जो कि हमने देखी इसके थीम के बारे में। हमारा थीम क्या था, ब्रिक्स एंड अफ्रीका। फिर इसके बाद हमने देखा कि जोहानिसबर्ग डिक्लेरेशन हुआ, जिसके अंदर हमने देखा कि अभी जो हमारा ब्रिक्स है वो क्या कर रहा है कि मल्टीलैटरिज्म को कहीं ना कहीं जोर दे रहा है, जो पीसफुली डेवलपमेंट है उसके ऊपर जोर दे रहा है, सस्टेनेबल ग्रोथ के ऊपर जोर दे रहा है, और कहीं ना कहीं जो ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको एड्रेस करने की कोशिश जो है वो हमारा ब्रिक्स कर रहा है। अगर मैं ब्रिक्स की एक्सपेंशन की बात करूं, क्योंकि हमारी न्यूज ही यही है कि हम ब्रिक्स को एक्सपेंड करने वाले हैं, तो वे कौन कौन से 6 देश हैं जो कि ब्रिक्स के अंदर अब शामिल होंगे। तो अगर मैं बात करूं न्यू मेंबर्स, यानी कि वे कौन कौन से नए देश हैं, तो सबसे पहला देश हमारा आता है अर्जेंटीना, फिर आता है यूथोपिया, फिर ईरान, फिर सऊदी अरेबिया, फिर इजिप्ट, और फिर हमारा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। यानी कि हमारा जो यूएई है उसको हम क्या करने वाले हैं, इन 6 कंट्री को जो है वो 1 जनवरी 2024, यानी कि 1 जनवरी 2024 के दिन से हम इन्हें क्या करने वाले हैं, ब्रिक्स के अंदर जो है वो ऐड करने वाले हैं। अभी ब्रिक्स में कितने कुल देश हैं, हम बोलेंगे ब्रिक्स में अभी 5 देश है, और जब ये 6 देश इसमें जोड़ दिए जाएंगे तो टोटल हमारे पास 11 जो देश हैं वो हो जाएंगे, जो कि ब्रिक्स का पार्ट होंगे। तो ये थे हमारे न्यूज, और ये था हमारा एक्सपेंशन। अगर हम बात करें ब्रिक्स के एम की, अभी आपको पता होगा कि सीडीएस के अंदर जो हमारा एक क्वेश्चन पूछा गया था, और इवन सीएपीएफ के पेपर 1 के अंदर भी क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि क्वेश्चन किससे रिलेटेड था, ब्रिक्स से रिलेटेड था। तो हमारे तो सीएपीएफ के अंदर काफी इजी सा क्वेश्चन था कि ब्रिक्स के नाम दे रखे थे, उसमें पूछा था कि कौन सी कंट्री ब्रिक्स का जो है वो पार्ट नहीं है, और उसमें एस की जगह क्या दे रखा था, फ्रांस दे रखा था, तो वो ऑप्शन गलत था। तो अगर मैं बात करूं यहाँ, तो आपको ध्यान रखना होगा कि जो सीडीएस में क्वेश्चन पूछा गया था वो ब्रिक्स के एम से पूछा गया था। तो जो ब्रिक्स का एम है वो क्या है, अगर हम बात करें ब्रिक्स के गोल जो है वो क्या होती है, तो एम जो बेसिकली इसका ये है ना कि ये क्या करे, जो हमारे ग्लोबल साउथ है, ग्लोबल साउथ किसे बोलते हैं, ग्लोबल साउथ बेसिकली वो एरिया होता है जहां पर हमारे पुअर कंट्री रहते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं ना, जैसे कि आप अफ्रीका के अंदर जाइएगा तो जो साउथ वाला हिस्सा है वहां पर उतनी ज्यादा अच्छी डेवलपमेंट नहीं है, वहां पे जो लोग रहते हैं उनको क्या बोला जाता है, बेसिकली बोल सकते हो कि उन्हें गरीब लोग बोला जाता है। तो कहीं ना कहीं उनके जो चैलेंजेस हैं, उनके जो इंटरेस्ट में हम काम कर सकते हैं, इसके लिए जो हमारा ब्रिक्स है वो बनाया गया था। तो ब्रिक्स का एम बेसिकली क्या है, ब्रिक्स का एम होता है कि इंक्रीजिंग ब्रिक्स इन्फ्लुएंस इन एडवोकेटिंग फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द ग्लोबल साउथ। यानी कि ये क्या करेगा, जो भी हमारे ग्लोबल साउथ यानी कि जो गरीब देश हैं, गरीब देशों का जो इंटरेस्ट है उनके बारे में यह आवाज उठाएगा, और उनको कहीं ना कहीं और अच्छा करने की कोशिश जो है वो हमारा ब्रिक्स करता है। अगर मैं बात करूं अबाउट द ब्रिक्स यानी कि ब्रिक्स के बारे में, तो ब्रिक्स के बारे में हम क्या बोल सकते हैं,
देखो ब्रिक्स के बारे में हम ये कह सकते हैं कि दे आर यूनाइटेड बाय देयर कॉमन चैलेंजेस, यानी कि जो ब्रिक्स का ग्रुप है ना, ये ऐसे ही नहीं बनेगा, एवं ही कोई ग्रुप नहीं बन जाता। अगर मेरे को किसी के साथ ग्रुप बनाना है तो हम क्या देखेंगे, सबसे पहले तो हमारा कोई कॉमन इंटरेस्ट होना चाहिए, तभी हम किसी के पास जाएंगे या फिर कोई बंदा हमारे पास आएगा। तो कहीं ना कहीं हमारा एक कॉमन चैलेंज हुआ करता था, उन कॉमन चैलेंज की वजह से ही जो हमारी ये ग्रुप है वो बनी थी। अगर मैं उस कॉमन चैलेंज की बात करूं जो कि सभी के लिए कॉमन है, वो क्या है? सभी के लिए जो कॉमन चैलेंज है ना, वो ये है कि हमारे देश के अंदर गरीबी है, तो कई सारे देशों के अंदर गरीबी थी, और गरीबी जो थी अगर वो कॉमन होता है तो कहीं ना कहीं हम सारे ही लोग गरीबी को दूर करने की कोशिश करेंगे और सारे लोग जो है वो एक साथ आएंगे। तो यानी कि पॉवर्टी हो गया, इनइक्वालिटी हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया, इसके वजह से हम क्या कर रहे हैं, इसके वजह से ये हमारे कुछ कॉमन चैलेंजेस थे, और इसके वजह से जो ब्रिक्स की ग्रुप है वो बनती है, यानी कि जो ब्रिक्स है वो यूनाइटेड होता है। अगर मैं बात करूं ब्रिक्स के गोल की, तो ब्रिक्स का गोल क्या होता है? देखो ब्रिक्स का गोल बेसिकली ये होता है कि टू हाईलाइट द इशू ऑफ ग्लोबल साउथ एंड इट्स चैलेंजेस टू द वेस्टर्न हेज मनी इन द ग्लोबल सिस्टम। कहने का मतलब क्या है, अगर आपको पता होगा कि ग्लोबल सिस्टम के अंदर जैसे यूएन हो गया, नाटो हो गया, या फिर इसके अलावा अगर मैं बात करूं डब्ल्यूएचओ हो गया, तो ये सारे के सारे किधर के हैं? हम बोलेंगे सारे के सारे वेस्टर्न कंट्री के हैं, और इसके अंदर जो इन्फ्लुएंस होता है ना, वो वेस्टर्न कंट्री का ही होता है। लाइक यूएसए का आप देखिएगा तो यूएन के अंदर काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस है, तो कहीं ना कहीं वेस्टर्न कंट्री की जो हीग मनी होती है ना, वो वहां पर हमें देखने को मिलती है। तो हमने क्या किया, हमने जो है वो ब्रिक्स बनाया ताकि हम क्या कर सके, जो हमारे ग्लोबल साउथ यानी कि ऐसे जो गरीब देश है, यानी कि ग्लोबल साउथ कंट्रीज जो हैं, उनको क्या करें, उनके चैलेंजेस को हम हाईलाइट करें, और कहीं ना कहीं जो वेस्टर्न हेज मनी है ना, उसके ग्लोबल सिस्टम को हम कहीं ना कहीं कम कर पाए, एड्रेस कर पाए। इसके लिए हमने क्या किया, इस चीज को बनाया था, यानी कि ब्रिक्स को बनाया था। अगर मैं सिग्निफिकेंस की बात करूं, इसका महत्व क्या है, हम क्यों कहते हैं कि जो ब्रिक्स है ना वो बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, ब्रिक्स में इतने लोग क्यों जुड़ना चाहते हैं, आखिर ऐसी कौन सी बात है ब्रिक्स के अंदर? तो आपको देखने मिलेगा कि इसकी जो महत्वपूर्ण है, यानी कि इसका जो महत्व है, इसकी जो सिग्निफिकेंस है वो क्या है, वो ये है कि एट प्रेजेंट ब्रिक्स रिप्रेजेंट 41% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है ना कि अभी आप देखिएगा, अभी प्रेजेंट की ये डाटा है और ये कहती है कि 41% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि दुनिया के अंदर अगर मान लो 100 लोग हैं, तो उन 100 में से 41% जो लोग हैं ना, वो किसका पार्ट है, वो हमारे ब्रिक्स का पार्ट है। इसके अलावा अगर मैं जीडीपी की बात करूं, तो 24% ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी किसका पार्ट है, ब्रिक्स का पार्ट है। 16% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड जो है वो किसका पार्ट है, वो ब्रिक्स का पार्ट है। 26% शेयर इन द वर्ल्ड लैंड सरफेस एंड हिज वर्ल्ड पॉपुलेशन और पॉपुलस एंड द सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री एज इट मेंबर। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है ना कि जो ब्रिक्स है वो 41% ऑफ द टोटल ग्लोबल पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करती है, टोटल 24% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी को ये रिप्रेजेंट करती है, 16% ये ग्लोबल ट्रेड को रिप्रेजेंट करती है, और 26% ये वर्ल्ड के लैंड सरफेस को रिप्रेजेंट करती है। दुनिया के दो सबसे बड़े देश जिनकी पॉपुलेशन है, अगर मैं बात करूं तो सबसे बड़े जो पॉपुलस कंट्री है फर्स्ट और सेकंड, वो दोनों ही किसके पार्ट है, हम बोलेंगे ब्रिक्स के ही पार्ट है। तो ये हमारा सिग्निफिकेंस है, ये हमारी महत्व है अगर हम बात करते हैं ब्रिक्स की। अब हम बात करेंगे कि जो 6 देश है ना जो कि जुड़ रहे हैं किसके साथ, ब्रिक्स के साथ, इनका इंडिया के साथ क्या रिलेशन है, क्या इंडिया के साथ इनका अच्छे रिलेशन है? हम बोलेंगे बिल्कुल। ये जो 6 कंट्री अभी ब्रिक्स को ज्वाइन करना चाहते हैं ना, ये इंडिया के साथ इनका जो रिलेशन है ना वो काफी अच्छा है। और इस आर्टिकल के अंदर आपको बताया गया है कि यूथोपिया एक कंट्री है जो कि जुड़ना चाहती है ब्रिक्स के साथ। अगर हम इसकी बात करें तो इंडिया हैज सपोर्टेड यूथोपिया पोजीशन एट द यूएन ऑन इशू फ्रॉम द टिगरी क्राइसिस। जो हमारा टिगरी क्राइसिस हुआ था ना यूथोपिया के अंदर, उस समय यूएन के अंदर जो इंडिया ने है वो किसका सपोर्ट किया था, वो यूथोपिया का सपोर्ट किया था। और जाहिर सी बात है, यूएन जैसी संस्था में जाकर के आप किसी कंट्री का अगर सपोर्ट करते हैं ना, तो वो कंट्री आपके लिए काफी ज्यादा रिलायबल होती है, और उस कंट्री के ऊपर आप भरोसा कर सकते हैं, तभी आप उस पर जाकर के सपोर्ट करते हो। तो कहीं ना कहीं इंडिया ने यूथोपिया को वहां पर सपोर्ट किया था। जब हम बात करते हैं ग्रैंड यूथोपियन रेनेसेंस डैम की, तो यहां पर जो डैम था ना उसके ऊपर भारत ने किसका सपोर्ट किया था, यूथोपिया का सपोर्ट किया था। इसका मतलब यूथोपिया से हमारे रिश्ते काफी मजबूत हैं और काफी अच्छे हैं। अगर हम बात करते हैं अर्जेंटीना की, तो अर्जेंटीना के साथ अभी हमने 2019 में ही क्या किया था, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट किया था। और कहीं ना कहीं यह दर्शाता है कि जो अर्जेंटीना है जो कि ब्रिक्स का मेंबर बनना चाहता है, ये भी हमारा बहुत अच्छा दोस्त है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं इजिप्ट की, तो इजिप्ट का क्या ही पूछना। अगर हम बात करें इंडस वैली सिविलाइजेशन की, तो कहीं ना कहीं इंडस वैली सिविलाइजेशन से ही हमारे इजिप्ट के साथ रिश्ते नजर आते हैं, और वो रिश्ते बहुत अच्छे हैं। अगर मैं इजिप्ट की बात करूं तो 1955 में हमने फ्रेंडशिप ट्रीटी जो है वो साइन करी थी इजिप्ट के साथ, और यहां पर हमने एक मूवमेंट स्टार्ट किया था, वो था नॉन अलाइंग मूवमेंट। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, जब सुएज कनाल क्राइसिस हुआ था 1956 के अंदर, तब भारत ने क्या किया था, इजिप्ट का ही साथ
साथ दिया था, तो यह दर्शाता है कि हमारे इजिप्ट के साथ जो रिश्ते हैं ना वो भी काफी अच्छे हैं। और हम ये कह सकते हैं कि इनके जुड़ने से, यानी कि जितने भी कंट्री जुड़ रहे हैं ना, इनमें मैक्सिमम ऐसे कंट्री हैं जिनके साथ, मैक्सिमम क्या सारे ही सारे कंट्री ऐसे हैं जिसमें भारत जो है ना वो काफी अच्छा दोस्त है उनका, तो कहने की भारत को फायदा होने वाला ही है। अगर मैं बात करूं ईरान की, तो ईरान जो है ना वो 2003 से हमने ईरान के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करी है, और कहीं ना कहीं ये भी हमारा बहुत ही अच्छा दोस्त है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं सऊदी अरेबिया की, तो जो सऊदी अरब हो गया या फिर सऊदी अरेबिया हो गया ना, इसके साथ हमने 2010 में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करी थी, और 2019 के अंदर हमने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल का निर्माण भी किया था। तो कहीं ना कहीं हमारे सऊदी अरेबिया है उसके साथ भी काफी अच्छे संबंध रहे हैं। अगर मैं बात करूं यूएई की, यानी कि यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की, तो यहाँ पर भी हमें काफी अच्छे संकेत देखने को मिलते हैं, और हमारे जो संबंध हैं वो यूएई से भी काफी अच्छे हैं। अगर मैं बात करूं इन 2021 यानी कि 2021 के अंदर, इंडिया पार्टिसिपेटेड अ क्वाड्रिलेटरल मीटिंग, यानी कि भारत ने क्वाड्रिलेटरल मीटिंग जो है वो यूएई के अंदर जाकर के पार्टिसिपेट किया, उसको अटेंड किया था, विच हैज सिंस इवॉल्व, जो कि बाद में इवॉल्व हुआ किसके नाम से, ITU2 ग्रुपिंग के नाम से। तो कहीं ना कहीं बेसिकली हम कह सकते हैं कि ये जो 6 देश, चाहे यूथोपिया हो जाए, चाहे अर्जेंटीना हो जाए, इजिप्ट हो जाए, ईरान हो जाए, सऊदी अरेबिया हो जाए, या फिर यूएई हो जाए, ये जो 6 देश हमारे ब्रिक्स के अंदर जुड़ना चाहते हैं ना, इनके साथ भारत के जो रिश्ते हैं वो काफी अच्छे हैं। अगर ये जुड़ते भी है ना तो भारत का फायदा होगा, भारत को ही सपोर्ट करेंगे। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि जो हमारा ब्रिक्स का एक्सपेंशन अभी होना है, जो कि 1 जनवरी 2024 से हो जाएगा, वो काफी हमारे हित में होगा, ऐसा हमें लग रहा है और ऐसा हमें प्रतीत हो रहा है। अब हम बात करते हैं कि ब्रिक्स के साथ जो पॉसिबल कंसर्न है वो क्या है, मतलब कि पॉसिबल कंसर्न यानी कि ब्रिक्स जो है उसके साथ कुछ कंसर्न है, कुछ चिंताएं हैं जो कि ब्रिक्स में देखने को मिलती हैं। वो कंसर्न बेसिकली ये है, सबसे पहला नंबर ये बताता है कि इफेक्टिवनेस ऑफ द न्यू डेवलपमेंट बैंक, यानी कि एनडीबी। अभी आपको पता होगा कि जैसे वर्ल्ड बैंक है वैसे ही ये हमारा नेशनल डेवलपमेंट बैंक है, और ये क्या करता है, ये बेसिकली कहता है ना कि अगर आपको लोन की जरूरत होगी, अगर आपको लोन की जरूरत होगी और अगर आप ब्रिक्स के मेंबर हैं, तो आपको जो लोन दिया जाएगा ना वो आपके करेंसी में दिया जाएगा। लेकिन जो ये बात है ना वो बस कागजी बात ही रह गई, क्योंकि हकीकत में अभी ऐसा नहीं होता। अभी ऐसा नहीं है कि ये जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है ना वो आपको आपके करेंसी में क्या कर दे, लोन दे दे। तो ये एक सबसे बड़ा कंसर्न हमें मिलता है, जो कि हमें क्या करना चाहिए, इसे सही करना चाहिए, इसे इफेक्टिव तरीके से और अच्छा करना चाहिए। अगर हम दूसरे बात करें, जो हमारा दूसरा पॉइंट है ना, ये हमसे क्या कहता है, ये हमसे कहता है कि जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्रंटेशन। देखो कॉन्फ्रंटेशन का मतलब क्या होता है, जैसे अगर मैं बात करूं ना कि आमने सामने आ जाना, तो जो भी ब्रिक्स के हमारे मेंबर्स है ना, उन मेंबर्स के अंदर आप इंडिया को भी देख लो, इंडिया इज द पार्ट ऑफ किसका, हम बोलेंगे ब्रिक्स का। ऐसे जो चाइना है वो भी किसका पार्ट है, वो भी ब्रिक्स का पार्ट है। लेकिन है क्या, इन दोनों के बीच में आपस में कन्फ्रंटेशन है ना, आपस में ये एक दूसरे से लड़ते भिड़ते रहते हैं कि नहीं रहते, बिल्कुल लड़ते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी तो हमारे लिए कंसर्न की बात है, क्योंकि अगर मान लो एक ग्रुप है, ग्रुप के अंदर कुछ लोग हैं और वो आपस में ही लड़ रहे हैं, तो क्या वो किसी मसले पर पहुंच सकते हैं, नहीं पहुंच सकते ना। तो कहीं ना कहीं जो जियोपॉलिटिकल कन्फ्रंटेशन है ना वो भी एक चैलेंज के रूप में देखा जाता है जब भी हम बात करते हैं ब्रिक्स के। इसके अलावा जो हमारा है फियर ऑफ सैंक्शन, देखो फियर ऑफ सैंक्शन क्या कहता है, जैसे इंडिया जो है, इंडिया कभी भी खुल के विरोध नहीं कर सकता। अगर मैं बात करूं यूएसए का, तो इंडिया कभी भी खुल के विरोध नहीं कर सकता अमेरिका का, और इंडिया कभी भी खुल के विरोध नहीं कर सकता रशिया का भी। तो कहीं ना कहीं इसका मतलब क्या है, अगर मान लो जैसे कि अभी रशिया के ऊपर कई सारे देशों ने सैंक्शन लगा दिए थे जब उसने क्या किया था, यूक्रेन में जाकर के हमला किया था, या फिर यूक्रेन से उसका जो युद्ध है वो हो गया था। अगर मैं बात करूं तो ऐसे अगर मान लो इराक हो गया, ईरान हो गया, या फिर जो सऊदी अरेबिया हो गया ना, ये खुल के किसका सपोर्ट नहीं कर सकते, ये खुल के सपोर्ट नहीं कर सकते आपके यूएस रशिया का। ऐसा क्यों, क्योंकि उन्हें डर है कि हो सकता है कि उनके ऊपर जो अमेरिका है ना वो सैंक्शन लगा दे। तो इस चीज से बचने के लिए ये जो डर है वो भी हमें नजर आता है, और ये भी एक चिंता की बात है अगर हम बात करते हैं ब्रिक्स की। तो इसके अलावा बेसिकली हमारे पास एक चीज और निकल के आती है जो कि इसका कंसर्न के बारे में हम लिख सकते हैं, वो ये है कि एंटी वेस्टर्न ब्लॉक। देखो एंटी वेस्टर्न ब्लॉक का मतलब क्या हुआ, एंटी वेस्टर्न ब्लॉक का मतलब ये हुआ कि जैसे ये जो ग्रुप बनाया गया ना, इस ग्रुप का मतलब ये था कि जैसे वेस्टर्न कंट्रीज का डोमिनेंस ना रहे हर चीज में, हम क्या करेंगे, अपना एक ग्रुप बनाएंगे, उस ग्रुप में जो भी हम निर्णय लेंगे ना वो निर्णय लेकर के हम जाएंगे वेस्टर्न कंट्री के पास, ताकि हमारे पास दुनिया के लगभग 50% रिप्रेजेंटेशन है, तो हमारी बातें सुनी जाएंगी और हमारी बातों पर ध्यान दिया जाएगा। यानी कि कहीं ना कहीं हम जो वेस्टर्न कल्चर, यानी कि जो वेस्टर्न कंट्री के लोग हैं ना उनकी सुपरियोरिटी को कम करेंगे, और हमारी सुपरियोरिटी भी नहीं रहेगी, हम कहीं ना कहीं इक्वल वे पे रहेंगे, यानी कि हम जो है वो बराबर
बराबरी पे रहेंगे, इस तरीके का जो काम है वो सोचा गया था ब्रिक्स के द्वारा। तो ये भी एक कंसर्न की बात है, क्योंकि अभी भी आप देखिएगा ना, तो जो हमारे वेस्टर्न ब्लॉक है वो काफी ज्यादा बोल सकते हो कि उनके जो बातें हैं वो सुनी जाती हैं अगर यूएन की हम बात करते हैं तो। अगर हम इसके लास्ट कंसर्न की बात करें जो कि होता है, वो क्या है, वो ये होता है कि लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग। अगर आपको पता है कि अगर आपके घर में 2 लोग हैं तो डिसीजन लेना काफी आसान होगा, यस या फिर नो। अगर आपके घर में 5 लोग हैं तो एज कंपेयर अगर मैं बात करूं 2 लोगों से, तो 5 लोगों का डिसीजन लेना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि 5 लोग 5 तरीके का आपको डिसीजन बता सकते हैं। बट सोचो, अभी ब्रिक्स में 5 लोग हैं, 6 लोग और आएंगे तो कितने हो जाएंगे, टोटल 11 हो जाएंगे। अब टोटल ये अगर 11 होते हैं तो फिर डिसीजन मेकिंग, यानी कि आप अगर कोई डिसीजन लोगे तो इजीली कोई डिसीजन तो आप ले नहीं लोगे, तो कहीं ना कहीं डिसीजन लेने के अंदर भी आपको काफी ज्यादा मशक्कत करनी पड़ जाएगी, और जो आपका डिसीजन मेकिंग है उसमें भी कहीं ना कहीं कम टाइम के बजाय ज्यादा टाइम लगने लगेगा। तो ये भी हमारा कंसर्न है अगर हम बात करते हैं ब्रिक्स की। तो अब हम बात करेंगे वे फॉरवर्ड की, यानी कि कौन कौन से ऐसे पॉइंट है जो कि हमें ये बताते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, यानी कि सजेशन के रूप में इन वे फॉरवर्ड पॉइंट को आप यूज कर सकते हैं। सबसे पहला हमारा वे फॉरवर्ड पॉइंट होता है कि स्ट्रेंथिंग द न्यू डेवलपमेंट बैंक, यानी कि जो हमारा एनडीबी है ना, उसको हम और भी ज्यादा मजबूत करें। और भी ज्यादा मजबूत हम कैसे कर सकते हैं, तो बाई ब्राइंगिंग इन मोर स्टेक होल्डर्स एंड एक्सप्लोरिंग द आइडियाज ऑफ द ब्रिक्स करेंसी। कहने का मतलब ये है कि जो हमारे स्टेक होल्डर्स है ना, उनको हम और भी ज्यादा इसके अंदर लेकर के आए, उनको लेकर के आते हैं, और जो हमारी ब्रिक्स की करेंसी है उसको हम कहीं ना कहीं इसके अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं, तो इसे हम और भी ज्यादा मजबूत कर सकते हैं। तो अगर हम ये करते हैं तो हो सकता है कि जो हमारी ये बैंकिंग वाली प्रॉब्लम थी जो हमने ऊपर देखा था, वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगी। दूसरे हम बात करते हैं एक्सपेंड द स्कोप ऑफ द कॉपरेशन, यानी कि जो कॉपरेशन का स्कोप है, बेसिकली अभी क्या है कि इसका जो एम है ना, वो क्या है, वो थोड़ा संकुचित है, यानी कि वो थोड़ा कंसंट्रेटेड है। लेकिन अगर हम इसके एम को ही एक्सपेंड कर दें, इसका जो लक्ष्य है उसको हम अगर और भी एक्सपेंड करते हैं, तो ये जो हमारी ब्रिक्स है ना, वो और भी ज्यादा अच्छा कर सकती है। तो इस पॉइंट के अंदर बेसिकली आपको ये बताया गया है कि द ब्रिक्स कंट्रीज नीड टू इंक्रीज देयर इन्वेस्टमेंट एंड द कमिटमेंट टू द प्लेटफॉर्म्स लाइक एनडीबी, या फिर जो हमारा सीआरए हो गया, या फिर इसके अलावा जो अदर भी और भी हमारे एरिया है जहां पर जो हमारी ब्रिक्स है वो कॉपरेट कर सकती है, जिसके अंदर हमें पता लगता है कि टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी के अलावा हेल्थ है, हेल्थ के अलावा हमें एजुकेशन, कल्चर और सोसाइटी, ये ऐसे पॉइंट है ना जहां पर क्या हो सकती है, जो हमारी ब्रिक्स है वो और भी काम कर सकती है। इन एरियाज के अंदर हमारी जो ब्रिक्स है वो और भी ज्यादा कॉपरेट अगर करती है, तो कहीं ना कहीं जो हमारे ब्रिक्स है उसके लिए और भी अच्छी चीजें निकल के आएगी, और हमारे ब्रिक्स का फायदा ही होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमारा एक और वे फॉरवर्ड यानी कि सजेशन पॉइंट आता है, वो क्या होता है, वो बेसिकली ये होता है कि स्ट्रेंथन कोहेशन एंड कोऑर्डिनेशन। कहने का मतलब क्या है कि अगर हम कोऑर्डिनेशन को और भी ज्यादा मजबूत करते हैं, अपने कोहेशन को और भी ज्यादा मजबूत करते हैं, तो ये हमारे ब्रिक्स के लिए फायदा होगा। अगर मैं बात करूं, ब्रिक्स कंट्रीज नीड टू ओवरकम देयर डिफरेंसेस, यानी कि जो ब्रिक्स कंट्रीज है ना, उनको अपने डिफरेंसेस से बाहर आने की जरूरत है, एंड द फाइंड द कॉमन ग्राउंड, और उन्हें एक कॉमन ग्राउंड पाना चाहिए, या फिर एक किसी कॉमन मुद्दे पर आना चाहिए, और वो उसे की इशू की तरह इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर मैं मान लो भारत की बात करता हूं, तो भारत के अंदर अगर टेररिज्म का खतरा है, तो और जितने भी देश है ना, वो भी ये बात कहे कि हाँ भैया देखो टेररिज्म का खतरा है, नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल्सो इन ऑल द वर्ल्ड, यानी कि जितने भी हमारे कंट्री है ना, सभी के अंदर टेररिज्म का खतरा है। तो अगर ये सारे लोग किसी एक कॉमन ग्राउंड पर आते हैं, किसी एक पॉइंट को हिट करते हैं, तो कहीं ना कहीं उसको हम की पॉइंट की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसके माध्यम से हम अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से बेसिकली सोचा गया है इस आर्टिकल के अंदर। तो अभी आपको सजेशन के बारे में भी पता लग गया है। अब हम बात करते हैं इसके कंक्लूजन के बारे में कि इस आर्टिकल के कंक्लूजन में हम क्या लिख सकते हैं। तो बेसिकली इस आर्टिकल के कंक्लूजन में हम लिख सकते हैं कि ब्रिक्स एक्सपेंशन वुड ब्लस्टर इंडियाज पुश टू ह्यूमन रिफॉर्म। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब यह है कि जो ब्रिक्स का एक्सपेंशन है ना, वो इंडिया ऐसा मानता है कि यूएन के अंदर इसके वजह से, यानी कि इंडिया ये कहता है कि अगर हम ब्रिक्स का एक्सपेंशन करते हैं तो हो सकता है कि यूएन के अंदर हम रिफॉर्म लेकर के आ सके, उनके अंदर हम सुधार लेकर के आ सके। मोर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ग्लोबल साउथ, यानी कि ज्यादा से ज्यादा अगर रिप्रेजेंटेशन होती है ग्लोबल साउथ कंट्री की, यानी कि ऐसे देश जो गरीब हैं उनकी जितनी भी ज्यादा हम रिप्रेजेंटेशन देंगे इसके अंदर, एंड द एक्सपेंशन ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, अगर वो हम करते हैं, और कहीं ना कहीं इसके वजह से अगर जो हमारा ब्रिक्स है वो और भी ज्यादा मजबूत होता है, तो इसको हथियार बना करके हम क्या कर सकते हैं कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को भी हम एक्सपेंड कर सकते हैं। ब्रिक्स एक्सपेंशन कैन बी एट एग्जाम्पल, यानी कि जो हमारा ब्रिक्स का एक्सपेंशन है ना, वो एक एग्जाम्पल सेट करता है
किसके लिए, जो हमारे अदर ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस है ना, उसके अंदर हम किस तरीके से रिफॉर्म लेकर के आ सकते हैं, जो कि कब बने थे, 20th सेंचुरी के अंदर बने थे। तो आपको अभी ये पता चला होगा कि इसके हम कंक्लूजन पॉइंट के अंदर क्या लिख सकते हैं। तो हमें ये पता लगता है कि जो इंडिया है वो ये चाहता है कि जो ब्रिक्स अगर वो एक्सपेंड करेगा ना, तो इसके वजह से हम क्या कर सकते हैं कि जो हम ग्लोबल साउथ कंट्री को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंटेशन देंगे ना, इसके वजह से हम यूएन के अंदर रिफॉर्म लेकर के आ सकते हैं। दूसरी बात ये कही गई कि जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है उसका भी एक्सपेंशन होगा अगर हम ब्रिक्स का एक्सपेंशन करते हैं। तो जो हमारा ब्रिक्स का एक्सपेंशन है वो एक एग्जांपल सेट करेगा कि जो अदर हमारे ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके अंदर किस तरीके से रिफॉर्म लाया जा सकता है, जो कि 20th सेंचुरी में बने थे। तो ये था हमारा पूरा आर्टिकल। इस आर्टिकल के अंदर अंदर हमने पढ़ा कि ब्रिक्स का एक्सपेंशन क्यों हो रहा है, क्यों अदर अदर कंट्रीज जो है वो भारत के साथ जुड़ना चाह रही है, नॉट ओनली इंडिया बट ऑल्सो ब्रिक्स, यानी कि वो ब्रिक्स के साथ जुड़ना चाह रही हैं। तो ये चीजें हमने देखी और हमने बात भी करी कि जो हमारा ब्रिक्स है उसका महत्व क्या है। तो अब ये सारी चीजें आपको पता लग गई होंगी। तो मिलते हैं किसी नए आर्टिकल में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और जो भी डाउट है वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।